हमारी तरफ ध्यान दीजिए, आप लोगों का ये वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस के दोनों केस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर और एग्जैक्ट को हमने क्या कर दिया, पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इस जितना भी तक पढ़ा उसमें सबका ऑर्डर कितना था, 1, और डिग्री भी कितनी थी, 1। अभी हम लोग मोर देन 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री 1 पढ़ने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखिएगा, इससे पहले जब हम पढ़ा रहे थे तो पहले कॉन्सेप्ट बताते थे, मेथड बताते थे, फिर सवाल लगवाते थे। लेकिन इस पूरे लेसन में देखिए, एक टीचर का काम क्या है कि आपको चीजें अच्छे से क्या हो जाए, समझ। इस लेसन में अगर पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम इसमें देखिए कितने केस पढ़ने हैं। एक बार जब राइट हैंड साइड में क्या पढ़ना है, 0। क्या पढ़ना है, 0। एक बार पढ़ना है e टू दी पावर ax। एक बार जब राइट हैंड साइड में क्या होगा, साइन ax होगा या फिर क्या होगा, cos ax। एक बार पढ़ना है जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे राइट हैंड साइड में x टू दी पावर n होगा। एक बार पढ़ना होगा e टू दी पावर ax के साथ v होगा, जहां v इज अ फंक्शन ऑफ x होगा। एक बार x के साथ v, एक बार एक पर्टिकुलर केस, और यहां से फिर पढ़ना होगा काशी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो उसको हम नाम देंगे। इसके कॉन्सेप्ट को हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सवाल लगा लेंगे तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हर दिन पहले जैसे आज कॉन्सेप्ट सवाल लगवाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट अगले दिन बताएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, बात समझ में, सिर्फ इस लेसन में हमें पता है कि आपको कैसे समझाना है। और अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, इनमें से कोई भी एक है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? क्या बताया, सवाल में राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत अभी ये समझाने के लिए बता रहा है, इसका जो मेथड है वो नहीं बता रहा है, अभी मैंने ब्रॉड रूप में नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा है कि आपको समझ में आ जाए, सवाल लगा सके। इसके बाद जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। एक बार पढ़ के तो देखिए। तो और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? होमोजेनियस के सवाल को लगाने के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इनको लगाने के लिए जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होगा भैया? होमोजेनियस को लगाने के लिए सिर्फ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और नॉन होमोजेनियस को लगाने के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ सर। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट में हमको सीखना है, वो जो यहाँ सीखेंगे वही यहाँ काम कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इन सब के लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। क्या क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पर 3-4 सवाल बताएंगे, आप पूरा सवाल लगा लेंगे, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को लिखवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? तो अभी इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ध्यान से देखिए, अभी ध्यान दीजिए, हम 3 एग्जांपल लेंगे। कितने एग्जांपल लेने जा रहे हैं? 3 या 4। अब उस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, जैसे d2y/dx² प्लस, और आप सारा ये होमोजेनियस का सारा सवाल अभी कर लेंगे। अभी देखिएगा, d2y/dx² प्लस, इधर ध्यान दीजिए, 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है। एक सवाल, पहले ये बताइए कि ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? राइट हैंड साइड में क्या है, 0, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम देंगे इसको, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं, d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? होमोजेनियस। और फिर मिलेगा आपको d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, और एक और सवाल हम ले लेते हैं, d2y/dx²
यहाँ ध्यान दीजिएगा, या d4y अपॉन dx4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन चारों सवालों को हम लोग लगाएंगे। याद करिए फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाया था तो बताया था कि इसी को हम d2y भी लिख सकते हैं, इसी को हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, इसी को हम y2 भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसे हमने लिख लिया d2y और प्लस इसे लिख लिया 3dy और प्लस इसे लिख लिया 2y इज इक्वल टू क्या लिख लिया 0। एक साथ में कई सवाल लगा रहा हूं, याद रखिएगा और आप पूरा लगा लेंगे, ये पूरा लेसन का सवाल लग जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ क्या होगा आप लोग सोच के बताइएगा, d2y प्लस 2dy प्लस y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर होगा d2y प्लस dy प्लस y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर होगा d4y माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा 0। भैया यहाँ पे y क्या ले लेंगे कॉमन, मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, यहाँ y कॉमन लेंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, यहाँ y कॉमन लेंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1। क्लियर हो गया? और यहाँ y कॉमन लेंगे तो मिलेगा d टू दी पावर 4 माइनस 1। अब आगे बढ़िए, यहाँ से एक काम करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ध्यान दीजिए क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं सहायक समीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और जहां d है वहां पर हम क्या रख देंगे m, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम d के जगह पर m ही रखें। आप d के जगह पर d भी रख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम d की जगह पर d रख के लगाएंगे। लेकिन जो आपके पॉलिटेक्निक लेवल की किताबें हैं या जनरल बीएससी की कुछ किताबें हैं उसमें d की जगह पर m रख दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप भी चाहे तो m रख सकते हैं, नहीं चाहे तो d रख सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत। तो हम फिलहाल d के जगह पर क्या रख दिए m और इसे हम छोड़ दिए। ये इस पूरे फिफ्थ लेसन में हर सवाल में आपको एक काम करना है। अब यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ बताइए, यहाँ पे जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर जब निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और जब यहाँ पर निकालेंगे तो m टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और क्या आएगा माइनस 2। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा और जब यहाँ से निराचार्य वाला मेथड लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा तो m इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, या m इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 और यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगा i, माइनस बाहर निकलेगा क्या होगा i और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 m माइनस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 होगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर होगा तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस i होगा तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस i। जवाब दीजिए, समझ में आ गया? हाँ सर। आया? हाँ सर। कितने तरह के आपको रूट मिले ध्यान दीजिए। एक तो रूट मिला, देखिए पहली चीज याद रखिएगा, 1 2 3 4 10 20 50 1000 लाख माइनस ये सारे नंबर 1/2 3/5 6/8 2/3 माइनस 2/3 पॉइंट में, ये सबको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल। अब हम रियल नंबर का डेफिनेशन बताने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बस ये समझिए कि दुनिया का हर नंबर क्या है रियल नंबर। अगर अंडर रूट में माइनस आ गया तो वह क्या हो जाएगा आई आ गया तो क्या है इमेजिनरी, और रियल के साथ अगर ये सॉरी इमेजिनरी बीच में मत भूलिए, इमेजिनरी के साथ अगर रियल आ गया तो इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो दो ही नंबर हमको यहाँ समझना है, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। हम क्या लेंगे, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। सारा नंबर ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, सारा नंबर क्या होगा रियल और अगर आई आ गया तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? अब जरा समझिए, तो अगर ये यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं ताकि आप सवाल लगा लें। और ये कैसे आएगा, इसको
इस लेक्चर के बाद जब ये सारा लेसन 5.1 जब लगा लेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो अब जरा ध्यान दीजिए, बस ये ट्रिक यहाँ याद रखिएगा, जब when roots are, यहाँ ध्यान दीजिए, जब रूट्स क्या हो, रियल हो, रूट्स क्या हो, रियल हो, जब रूट्स क्या हो, रियल हो, बट डिफरेंट हो, जब रूट्स क्या हो, रियल और क्या हो, डिफरेंट हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, C1 e टू दी पावर m। और क्यों होता है ये बात हम बताएंगे चौथे लेसन में, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े उससे इसका नेटवर्क है, जब वो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे तो बता भी रहे थे, याद आ रहा है? तो हम इसके कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। C1 अभी इसको सवाल लगाने के लिए जान लीजिए, C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ये हो जाएगा। ये सूत्र कब लगेगा, जब रूट्स क्या हो, रियल हो और क्या हो, डिफरेंट हो। नंबर दूसरा ध्यान दीजिए कि व्हेन रूट्स आर रियल हो बट इक्वल हो, बट क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सूत्र होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और e टू दी पावर mx होगा। और तीसरा ध्यान दें कि जब व्हेन रूट्स आर, देखिए कॉम्प्लेक्स हो, रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, दैट इज m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का 3 फार्मूला है, लेकिन आप एक ही जानिए कि आपकी किताब में एक ही दिया हुआ, सारे पीके गुप्ता, कैलाश सिन्हा, लूथरा, कपूर, तरवा, अजय कुमार, बनवारी, बंसल, सारे में एक फार्मूला दिया है, तो आप भी एक ही जानिए। बात समझा ना? या इसका जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो तीनों बता देंगे, लेकिन आप एक ही लिखिएगा। तो यहाँ से C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x और e टू दी पावर अल्फा x हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, एक और है जिस पर इसमें मैंने एग्जांपल नहीं दिया है कि when roots are complex but equal, जैसे m1 is equal to अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और फिर m2 is equal to अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फिर आ गया, तो देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is equal to C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x sin बीटा x और e टू दी पावर अल्फा x। यहाँ तक सब लोग समझ गए? अब इसको नोट करिए, 1 मिनट के लिए नोट करिए। अब यहाँ हमारी तरफ ध्यान दें, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हमारी तरफ ध्यान दें इधर। अब इन चारों केसेस को देखें, एग्जांपल को। पहले ये बताइए, जैसे पूछेंगे वो बताकर ध्यान दें, ये रूट्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है? रियल। इक्वल है या डिफरेंट है? तो देख के बताइए कौन सा फार्मूला है। तो पहला वाला क्या फार्मूला है, देखिए C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। चूंकि यहाँ 2 ही रूट्स हैं तो 2 ले लिया हमने, अगर 3 रूट्स होता तो एक और लेते। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर m1 और m1 कोई भी ले सकते माइनस 1x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 2x और लास्ट में आप लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सूत्र है इसका, और डायरेक्ट यही लाइन लिख देंगे C1 e टू दी पावर माइनस x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 2x। अब इसे देखिए, रूट्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है? रियल है सर। इक्वल है या डिफरेंट है? इक्वल है। फार्मूला कौन सा लगेगा देखिए, दूसरा वाला क्या फार्मूला है, C1 प्लस C2x और e टू दी पावर mx। 2 ही लेंगे, 2 ही टर्म लेंगे, 2 कांस्टेंट लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 प्लस C2x और m के जगह पर और यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हो जाएगा C1 प्लस C2x और e टू दी पावर माइनस। रूट्स रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स। कैसा रूट्स है? कॉम्प्लेक्स। कौन सा फार्मूला लगेगा, तीसरा। क्या फार्मूला है देख के बता दीजिए, C1 cos बीटा x
प्लस C2 sin बीटा x और e टू द पावर अल्फा x। और यहाँ ध्यान दीजिए, जगह के अभाव में इसी सॉल्यूशन हम बाद लाने जा रहे हैं, तो अब बताइए क्या लिखेंगे। C1 cos, ये देखिए यहाँ नकल करिए अकल से, ये अल्फा है और आई के बगल वाला बीटा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा अल्फा और आई के बगल वाला बीटा, तो बीटा की जगह पे क्या होगा 3/2x प्लस C2 sin √3/2x और यहाँ से मिलेगा अल्फा की जगह पे -1/2x। समझ में आ रहा है? अब यहाँ आइए, ये दोनों रूट्स क्या है? सेम है, सेम दिख रहा है आपको? ये दोनों रूट्स क्या है? डिफरेंट है, मगर क्या है? रियल है। ये रियल है और क्या है? डिफरेंट है, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो दोनों फार्मूला लगेगा, ये रूट्स रियल बट डिफरेंट, किसके लिए लगाइए? तो बताइए क्या लिखे, जवाब दीजिए। y C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। बोलिए समझ गए? और इसके लिए ये वाला लगेगा कॉम्प्लेक्स वाला, समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या फार्मूला है? C3 cos बीटा x प्लस C4 sin बीटा x और e टू दी पावर C1 C2 ले चुके हैं ना। तो अब ये देखिए, अल्फा जगह पे क्या है 0 और बीटा जगह पे 1, तो बीटा जगह पे यहाँ सीधे 1 लिख दीजिए, यहाँ बीटा जगह पे 1 लिख दीजिए और अल्फा जगह पे क्या लिख लीजिए 0। बताइए समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? बहुत छोटा है, इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं और आप किताब में एक ही एग्जांपल, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर, बाकी आपके 5.1 पूरा लगा सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ मेरी तरफ देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम चाहे तो अपने इस आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे? ध्यान दीजिए, पहले ये बताइए कितना ऑर्डर है इसका? 2 ऑर्डर है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए कितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। तो वो पहला वाला जो लेक्चर हमारा या दूसरा था कि जिसमें किसी इक्वेशन को कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले देखे हैं उसमें कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। हम उसमें क्या देखते हैं कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें देख के बताइए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 2। और उस प्रोसेस से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 बार और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो यही सवाल बन जाएगा। करके घर जा करके देख लीजिएगा, आपका पूरा आंसर से क्या बन जाएगा। यहाँ देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे, मतलब आंसर को जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार इस ढंग से डिफरेंशिएशन करिएगा कि कांस्टेंट न रहे तो वही सवाल बन जाएगा। तो समझ लीजिए क्या कि आपका आंसर पूरा का पूरा क्या है? सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे सपोज करिए हम कोई सवाल लगा रहे हैं, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए ऐसा हो गया कि कोई सवाल लगा रहा है और आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मन में 2 बातें होंगी। एक मन में रहेगा कि हो सकता है सवाल गलत हो सकता है आंसर गलत हो। तो हम क्या करें, हम आंसर को एक बार उस प्रोसेस से डिफरेंशिएट कर ले, तो अगर क्वेश्चन बन गया तो समझ लेंगे कि वो आंसर पूरा का पूरा क्या है? सही है। और अपना जो आ रहा है उसको भी डिफरेंशिएट करिए, यदि आपका भी आ गया तो आपका भी आंसर क्या होगा? सही होगा। अगर दोनों में से किसी का क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आंसर क्या है? गलत है। बोलिए क्लियर हो गया? किसी सब लोग समझ गए? अब वहां देखिए, वहां पर जब चौथे लेसन में पढ़ते थे तो हर जगह आप लास्ट में केवल एक सी लगाते थे, याद आ रहा है? क्योंकि वो सारा का ऑर्डर कितना था? 1। यहाँ पर ऑर्डर कितना है? 2। तो कांस्टेंट कितने आए हैं? 2। 3 होगा तो कांस्टेंट कितने? 3। और ऑर्डर 4 होगा तो कांस्टेंट कितने आएंगे? 4। तभी इसको 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा। बोलो समझ में आ गया? तो पांचवा का सारा 5.1 लगा लीजिएगा। और कल से हम लोग इतना काम तो करेंगे ही, जैसे अब यहीं पर e टू द पावर 2x आ जाए, क्या आ जाए? e टू द पावर 2x। तो ये काम तो हम करेंगे ही, लेकिन अब अलग से यहाँ से निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये सॉल्यूशन में ये नहीं दिखा देंगे, यहीं छोड़ देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, उसका नियम हम अलग होगा। e टू द पावर ax का अलग होगा, sin x cos x का अलग होगा, x टू द पावर n का अलग होगा, तो ये ऐड हो जाएगा। पूरी बात समझ गए? आगे ये इतना ही 5.1 का क्वेश्चन सारा लग गया है कि कोई फंसा है? फंसा है तो बताएं कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां क्या है? d हाँ dqy upon dx हाँ प्लस 7d2y upon dx स्क्वायर 7d2y upon dx स्क्वायर स्क्वायर प्लस 7dy by dx 7dy by dx माइनस 15y इक्वल टू 0 माइनस 15y इज इक्वल टू 0।
कोई दिक्कत किसी को? बोलते क्यों नहीं? नहीं सर। अभी ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? dqy प्लस 7d2y प्लस 7dy माइनस 15y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। भैया यहाँ से y को क्या लेंगे? कॉमन। तो क्या मिलेगा? dq प्लस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 15। कोई प्रॉब्लम? अभी आगे देखें। अब क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या निकालेंगे बाबू? ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या हो जाएगा? mq प्लस 7m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम से इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? शेषफल प्रमेय आप लोगों ने 9th 8th में पढ़ा होगा और वहीं से इसको सॉल्व करना किसका काम है? आपका। हम दूसरे मेथड से बता दे रहे हैं। मेथड क्या? वही तरीका है। हम यहाँ पे जो भी रहता है 15 जैसे है में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जरा मल्टीप्लाई करिए। 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 15। अब 15 किससे कटेगा? 1 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से क्या है? 3 से कटेगा। ऐसा 2 से कट जाएगा। 3 से 5 से 15 से। क्या इसके अलावा किसी से कटेगा? नहीं। प्लस और माइनस से। क्या बात समझ में आ गई? अब यहाँ से m बराबर इसमें एक बार 1 रखिए। तो 1 रख के चेक करिए क्या 0 हो रहा है? हाँ सर। हो हो रहा है। हाँ सर। क्या रखने पर 0 हो रहा है? m इक्वल टू 7 और 1 8 और 7 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ m इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जा रहा है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 1 इसका एक क्या है? फैक्टर। m माइनस इसका एक क्या है? फैक्टर है। तो m माइनस 1 को यहाँ लिख लीजिए। m माइनस 1 और m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक बार बता रहे, ध्यान सुन लीजिए। ये आप मेरा काम नहीं है, ये आपका प्रीवियस क्लासेस का काम है। 6 7 8 9 में पढ़ाया जाता है 10 में। अब m में किससे मल्टीप्लाई करें कि m क्यूब हो जाए? क्या हो जाएगा? m क्यूब माइनस m स्क्वायर। m क्यूब माइनस m स्क्वायर। यहाँ कितना m स्क्वायर है? 7। यहाँ कितना m स्क्वायर है? 7। और यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? माइनस। क्या ऐड करें कि 7 हो जाए? प्लस 8m स्क्वायर क्या कर दे? ऐड कर। क्लियर हो गया? अब m में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8m हो जाए? 8 से। तो क्या होगा? 8m से किससे मल्टीप्लाई कर दे? 8m से। तो क्या हो जाएगा? 8m स्क्वायर माइनस 8m। यहाँ कितना m है? 7। इसमें क्या ऐड करें कि वो 7 हो जाए? 15m। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 15m हो जाए? 15 से। 15m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों बराबर हो गया, समझ लीजिए सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब जरा देखिए, अब एग्जामिनर कैसे देखेगा? m क्यूब, ये 7 है तो समझ जाएगा कि 8 में से 1 जाएगा, क्या हो गया? 7। ये 7 है तो समझ जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, वो माइनस 15। इन दोनों में m स्क्वायर क्या हो गया? कॉमन। तो m माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन हो गया? 8m। तो क्या मिलेगा? m माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? 15। तो क्या हो जाएगा? m माइनस 1। समझ में आ रहा है? इस तरह से वो चेक करेगा एग्जामिनर। अब यहाँ से होगा m माइनस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो m माइनस 1 इसका मैं डायरेक्ट फैक्टर कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? m प्लस 3 और m प्लस क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 3 और माइनस 5। देख के बताइए, रूट जो है रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? रियल। इक्वल है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो फार्मूला क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब जरा बताइए, जो आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? होमोजेनियस है। पर बताए कि राइट हैंड साइड में 0 होगा तो क्या होगा? होमोजेनियस।
तो अगर होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e टू द पावर m1। अब m1 के जगह पर क्या रखोगे 1x प्लस c2 m2 के जगह पर क्या रखोगे माइनस 3x और m3 के जगह पर क्या रखोगे माइनस 5x। बोलिए समझ में आ गया। और यदि आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि सही है या गलत है तो आप इसको 3 बार, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करें, इस ढंग से डिफरेंशिएशन 3 बार करें कि कांस्टेंट न रहे तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर पूरा का पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए। और कोई सवाल है किसी का, कोई और सवाल है किसी का? 14 बोलिए, बोलो। d4y हाँ अपन dx को प्लस y बराबर 0 लगाए हो? नहीं सर, नहीं लगाए हो? मतलब चलो पूरा हम खंड नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लगा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y को बाबू कॉमन लो तो मिलेगा d4 प्लस 1 आओ ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। मेरा काम जैसे ये आपको इसका मतलब है कि फैक्टर करने नहीं आ रहा है, ये मेरा काम नहीं है, ये फैक्टर करना आपका काम है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब आप पिछले क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़े तो यहाँ से अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए। क्या हो जाएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 का, अब 2m स्क्वायर जोड़ दीजिए और 2m स्क्वायर घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 2m का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b और क्या होगा a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जरा देखिए, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2m बराबर क्या होगा 0 या m स्क्वायर प्लस रूट 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2m इज इक्वल टू 0 या m स्क्वायर माइनस रूट 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बाबू, सीधेद्राचार्य का मेथड लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a तो m बराबर माइनस रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 अपान 2 तो m इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस इधर देखो रूट 2 को बाहर करो i हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अपान क्या हो गया 2 तो m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 i। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a तो m इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 अपान 2 तो m इज इक्वल टू रूट 2 अपान 2 प्लस माइनस रूट 2 ये बाहर जाएगा तो i अपान 2 तो m इज इक्वल टू रूट 2 सॉरी हाँ 1 अपान रूट 2 प्लस माइनस 1 अपान रूट 2i। क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ देखिए और यहाँ दोनों कैसे रूट आ गए कॉम्प्लेक्स, दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं है। दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स का क्या फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, देख के बताइए। और देख के क्या कर लिखा है, क्या है c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x e टू द पावर अल्फा x। ये तो इसके लिए हो गया और इसके लिए क्या होगा जरा बताइए c3 cos बीटा x प्लस c4 sin बीटा x और e टू द पावर अल्फा x। यही तो सॉल्यूशन होता है। अब जरा देखिए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा c1 cos i के बगल वाला i तो बीटा है तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2x प्लस c2 sin 1 बाई रूट 2x और अल्फा जगह पर क्या है माइनस 1 बाई रूट 2x प्लस यहाँ देखिए c3 cos, फिर यहाँ देखिए बीटा जगह पर क्या है 1 बाई रूट 2x प्लस c4 sin 1 बाई रूट 2x और अल्फा के जगह पर क्या है 1 बाई रूट 2x। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। इसमें जगह प्लस नहीं लेते मतलब वहाँ पे प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 है ना, जी। एक जगह प्लस और एक जगह माइनस नहीं लेंगे तो प्लस नहीं ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरह से आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ लिया।
लेकिन उसमें सिर्फ होमोजेनियस का केस पढ़ा और नॉन होमोजेनियस का केस हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट। तो अभी सवाल तो मैंने लगा दिया, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि पहले सवाल लगवाएंगे फिर कॉन्सेप्ट डेली बताएंगे, याद है? तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इस लेसन का जो आपको नाम बताया था, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? Equation of higher डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ order. हायर ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, पहले सवाल लगवा दिए फिर कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अभी आप खुद देखिएगा कि अगर पहले कॉन्सेप्ट बताते तो आप नहीं समझ पाते, सिर्फ इस लेसन में ऐसा चलेगा। अभी 4-5 दिन 8 दिन ऐसे ही चलेगा कि पहले सवाल लगवाएंगे फिर उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, let us consider the differential equation। क्या? इधर ध्यान दीजिए, n ऑर्डर का हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का। प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से n-1y अपॉन dx(n-1) और यहाँ हम a1 लिख लीजिए प्लस a2d, वो हम भेजेंगे तो n-2y अपॉन dx(n-2) प्लस डॉट डॉट an y इज इक्वल टू q। याद करिए, हम लोग सवाल लगाते थे तो जैसे ऐसे लगाते d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx, याद आ रहा है? हाँ, प्लस y इज इक्वल टू 0 या कुछ भी ऐसे लिखते थे ना हम लोग। तो अभी इसी पे हम 2 ऑर्डर का नहीं बल्कि कितने ऑर्डर का ले लिए? n दिख रहा है आपको? कितने ऑर्डर का है? n। कितने ऑर्डर का है? n ऑर्डर का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया और इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम दे रहे हैं? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा इधर देखिए, वेयर a1 a2 a3 डॉट डॉट an are constant is called linear differential equation of higher order। किस ऑर्डर का है? हायर ऑर्डर का मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर का है। ये बात समझ में आ गया? हम एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब ये क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहीं से देखिएगा, इफ q इज इक्वल टू 0, अगर राइट हैंड साइड में क्या हो जाए? 0, देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? होमोजीनियस। क्या कहलाता है? होमोजीनियस। इफ q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बताइए भैया। नॉन होमोजीनियस। क्या कहलाता है? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, समझ में आ रहा होगा सबको? अभी देखिए ध्यान से, अभी और आगे लिखिए। अब क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सीधे क्या निकालते हैं भैया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और यहाँ ध्यान दीजिए, मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब प्लस क्या निकालते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या मेरी पूरी बात समझ में आ गई? तो इसके सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस क्या निकालना होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों है? इसे आप पहले ही जान चुके हैं। अब यहाँ से रुक कर थोड़ा समझाएंगे। क्या? याद करिए, हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो वहां पर आपको बताया गया था यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q किसके फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसका सॉल्यूशन जब लेते थे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस क्या होता था c। अब यही ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाबू क्या आता था? सोच के वहां बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहां ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x और यहां से q, फिर यहाँ भी ऐसे ही आएगा, इसको भी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं और प्लस हो जाएगा c। अब यहाँ से देखना बाबू, y इज इक्वल टू आएगा q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x और e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c अपॉन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। अगले लाइन से देखिएगा, यहाँ से q, यहाँ देखिएगा q इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और विद रिस्पेक्ट टू x और e टू द पावर माइनस, यहाँ देखिएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx या p विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c और ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p विद रिस्पेक्ट टू x। यही ना इसका लीनियर का सॉल्यूशन यही ना था। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी को हम नाम, इसमें c आ रहा है तो इसी को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते थे? पार्टिकुलर इंटीग्रल। बोलिए समझ में आ गया? जवाब दीजिए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक c आ रहा है, कब? जब इसका ऑर्डर 1 है तब, और 2 इसी तरह से। ध्यान दीजिए इधर, अब एक चीज और इधर देखिए, अगर राइट हैंड साइड में 0 हो जाता, यहाँ पर इस सवाल में क्या हो जाता? 0, तो ये क्यों क्या हो जाता? 0। तो हम सिर्फ y इज इक्वल टू क्या निकालते? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। y इज इक्वल टू सिर्फ क्या निकालते? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन अगर ये q 0 नहीं है, q 0 नहीं है तो एक और काम करना पड़ेगा और उसका नाम होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। बोलो बात समझ में आ गया? तो ये अच्छा, लीनियर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं यहीं पर ऐसे ही यहाँ तक निकाल के छोड़ दिया था। ये अगर जबकि हम चाहे तो ये प्रोसेस वहां लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते, हम ये फार्मूला लगाते, तो ये फार्मूला याद करना क्या हो जाता? कठिन हो जाता। लेकिन हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ हायर ऑर्डर में हम ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझ गए? अगर अब यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ पर C1 आप पढ़ चुके हैं, C1 e टू द पावर m1x आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भैया m1 क्या है? यही है जो आ रहा होगा। तो C1 e टू द पावर m1x कब आ रहा है? जब राइट हैंड साइड में क्या है? 0, होमोजेनियस के लिए। और e के पावर में आ रहा, अगर 2 ऑर्डर होता तो C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x। क्या ये पूरी बात समझ गए? जवाब दीजिए। अब जरा समझिए, इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा तो सिर्फ हम क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर राइट हैंड साइड पे 0 नहीं होगा तो हमें एक और काम करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब चलिए जरा ध्यान दें, लीजिए अब क्या लिखने जा रहे हैं हम? मेथड टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जरा समझना क्या करेंगे। अब डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं, इधर देखिए, अब यहां से समझने की कोशिश करनी होगी आपको। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकालेंगे इसे समझने का कोशिश करना होगा आपको। तो ध्यान दीजिए फ्रॉम वन dny upon dx n प्लस a1, अभी समझिएगा, प्लस a2
प्लस डॉट डॉट प्लस ANY इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं Q, यही लिखेगा। अच्छा इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखिएगा DNY, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे सवाल लगा चुके हैं। और प्लस क्या होगा A1 DN माइनस 1Y प्लस A2 DN माइनस 2Y प्लस डॉट डॉट ANY इज इक्वल टू Q। अब यहाँ से Y को हम क्या ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा DN प्लस A1 DN माइनस 1 प्लस A2 DN माइनस 2 प्लस डॉट डॉट AN। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी, क्या होगा बाबू m टू द पावर n प्लस A1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस A2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट AN इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। क्लियर हो गया। ये काम अभी आपको समझ में आ रहा है ये? अब जरा ध्यान दीजिए। तो अब आफ्टर सॉल्विंग एबव इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग एबव इक्वेशन 2 द फॉलोइंग केसेस may be arise। अब जरा समझिएगा केस नंबर 1। अब ये देखिएगा इफ इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहला केस क्या निकल के आता है, हो सकता है कि रूट्स आर क्या हो रियल बट डिफरेंट, दैट इज m1 m2 m2 m3 डॉट डॉट क्या होगा mn। अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बताएंगे क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोच के बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट डॉट Cn e टू द पावर mnx। बोलिए सब लोग समझ गए? हाँ सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा केस नंबर 2 क्या हो सकता है, इधर ध्यान दीजिए। इफ रूट्स आर क्या हो रियल बट क्या हो इक्वल हो, दैट इज कैसे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू डॉट डॉट mn इज इक्वल टू मान लीजिए क्या आ जाए m, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट ध्यान दीजिए C3 या ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप कोई यहाँ पर C3 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, या Cn x टू दी पावर लिख सकते हैं n माइनस 1 और e टू दी पावर mx। अभी ध्यान दीजिएगा। और केस नंबर 3 भैया क्या हो सकता है कि रूट्स आर क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स, दैट इज m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस I बीटा, then complementary function is equal to C1 cos बीटा x plus C2 sin बीटा x और e to the power x। बोलिए समझ में आ रहा है? और अंतिम केस नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। if रूट्स आर, इस पर एक ही सवाल मिलेगा आपके किताब में, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बट इक्वल that is m is equal to alpha plus minus I beta, फिर m is equal to alpha plus minus I beta, then complementary function is equal to C1 plus C2x cos beta x plus C3 plus C4 x sin beta x और e to the power x। अब हमें ध्यान से बताइए कि यदि ये बात हम ये बात इस लेसन के स्टार्टिंग में ही ऐसे बताते तो क्या आप समझ पाते? बोलो नहीं समझ पाते। लेकिन पहले सवाल जब लगा लिए इससे संबंधित, सिर्फ इस पूरे किताब में यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब इस लेसन में कि हम पहले क्या लगवाएंगे क्वेश्चन, फिर क्या बताएंगे कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छे से क्या हो जाएंगे समझ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ गए?